हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीएस के इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उसका उत्तर और उत्तर पूर्व का मैदान घास का है, दक्षिण का मैदान रेगिस्तान है जो दजला और फरात नदियों के द्वारा लाए गए जल से सिंचित होता है और उनके द्वारा लाए गए मलबे के फलस्वरूप वहाँ उपजाऊ भूमि है। अब हम देखेंगे शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का महत्व कोई भी स्थान जहाँ पर धीरे धीरे लोग ज़्यादा मात्रा में रहने लगे तो वह कस्बे में तब्दील हो जाता है। कोई भी वह स्थान जहाँ धीरे धीरे लोग ज़्यादा संख्या में रहने लगे तो वह कस्बे में तब्दील हो जाता है। कस्बा धीरे धीरे शहरों में बदल जाता है। तो वही है, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान होते हैं। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान होते हैं। ये लोगों के रहने के स्थान ही नहीं होते बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं के भी स्थान होते हैं। अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये आर्थिक गतिविधियां विकसित करने में सहायक होते हैं। जब आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं तो एक स्थान पर, चूँकि वहाँ आर्थिक गतिविधियां विकसित हुई, जब आर्थिक गतिविधियां विकसित हुई तो वहाँ पर लोगों को नौकरी मिली तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा। जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा तो उसके समुचित रख रखाव, कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ गया तो ऐसे तो नहीं कोई कहीं पर कब्जा कर सकता है ना, तो उसके लिए एक संगठन की ज़रूरत होगी। अच्छा, जब आप औद्योगिक उत्पादन कर रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन के लिए भी तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी या अन्य धातुओं की आवश्यकता होगी। उसके रख रखाव के लिए भी तो हमें संगठन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मेसोपोटामिया के लोगों ने एक संगठन भी स्थापित किया था। अब आप जानिए कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जैसे कोई कारीगर है वह पत्थर की मुद्रा उकेरता है, पत्थर से मुद्राएं बनाता है, तो वह केवल मुद्रा बनाने में ही निपुण है। वह पत्थर की मुद्रा बनाने में ही निपुण है। उसे रंगीन पत्थर कहाँ मिलेगा ये नहीं पता है। रंगीन पत्थर कहाँ मिलेगा, पत्थर की मुद्रा करने के लिए धातु के औजार कहाँ मिलेंगे, ये सब नहीं पता है। तो ये सब के लिए क्या होगा, वे एक दूसरे पर निर्भर होंगे, जो ज़्यादा जानकार हैं उन पर निर्भर होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाद्य उत्पादन, व्यापार और तरह तरह के सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप जानें कि किसी को अब धातुओं को चाहिए, धातु चाहिए औजार बनाने के लिए, तो धातु कहाँ मिलेगी? क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भले ही कृषिजन्य रही हो, लेकिन वहाँ धातुओं की भारी मात्रा में कमी थी। वहाँ धातुओं की कमी थी। धातुएं ईरान और मिस्र या अन्य सभ्यताओं से मंगाई जाती थी। मेसोपोटामिया अर्थात आधुनिक इराक में धातुओं की कमी थी। तो लगभग मेसोपोटामिया में प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व अर्थात कांस्य युग में प्रारंभ हो गया था। हमने इस बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी अपने पहले वीडियो क्लास में दी थी। इतिहास में जब हमने बताया था कि 3000 ईसा पूर्व धातु युग शुरू हो गया था, तब हमने वहाँ बताया था आपको। तो वही धातु युग, कांसा क्या है, धातु है। तो आप समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व अर्थात कांस्य युग में प्रारंभ हो गया था। अच्छा, कांसा कैसे बनता है? तांबा और रांगा, आपने सुना होगा, तांबा और रांगा। कांसे का निर्माण
तांबा और रांगा अर्थात टिन से होता है। कांसा कैसे बनता है? तांबा और रांगा अर्थात टिन या जस्ते से बनता है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप जानिए बढ़ई, जो हाँ बढ़ई थे उनका कार्य क्या था? मनकों में छेद करना, पत्थर की मुद्राओं को उकेरने के लिए, पत्थर की मुद्राओं को उकेरने के लिए, मनकों में छेद करने के लिए, औजारों को बनाने के लिए, आभूषणों को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती थी? हमें आवश्यकता पड़ती थी कांसे के औजारों की और रंगीन पत्थरों की। क्योंकि इसकी कमी थी इराक में, तो ये कहाँ से लाए जाते थे? ये लाए जाते थे ईरान और मिस्र की सभ्यताओं से। तो इसके आगे देखिए, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। तत्कालीन समय में नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते थे। आज भी नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। उन्हें खाद्यान्न वस्तुओं के लिए ग्रामीण सभ्यताओं की तरफ या ग्रामीण के निवासियों की तरफ देखने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी भोजन की बात आती है तो हमेशा ग्रामीण तबके की ओर देखते हैं। तो वही नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते थे। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा, क्योंकि सभी लोग आत्मनिर्भर नहीं होते थे, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है? गेहूँ होता है, किसी के यहाँ क्या होता है? गन्ना होता है। अब गन्ने से चीनी बनाने के लिए नगर में चीनी मिल स्थापित है, तो वहाँ क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। तो जब और कहीं आटा अर्थात मैदा बनाने की मशीनरी लगी हुई है, तो वहाँ क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। तो हम पर आश्रित होंगे, हम ले जाएंगे। लेकिन पहले के ज़माने में चीज़ों को ले जाने का अर्थात यातायात का साधन इतना परिपूर्ण नहीं था। यूँ कह सकते हैं, चूँकि वहाँ जैसी गलियाँ मिली हैं कि कुछ गलियाँ जाकर एक जगह बंद हो जाती थी, अर्थात जो गाड़ियाँ थी वो हर जगह नहीं पहुँच पाती थी। तो गांव में, उस नगर में तो खच्चर से ले जाते थे, लेकिन एक नगर से दूसरे नगर जाना होता था तो वे क्या चुनते थे? जलमार्ग। जलमार्ग उनके लिए सर्वसुलभ होते थे। तो वही कह रहे हैं कि नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न सेवाओं के लिए नगर या गांव के लोगों पर आश्रित होना पड़ता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का भी होना जरूरी है। क्योंकि अभी कोई भी वस्तु आ जाए आपके घर में, मान लीजिए 1 किलो बर्फ़ी आ जाए, अगर 1 किलो बर्फ़ी आ जाए तो ऐसे रख दिया जाए तो कोई 4 लेगा, कोई 6 लेगा, तो ऐसे ही जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वही एक सामाजिक संगठन के रूप में माता जी को दे दिया जाए या बड़ी बहन को दे दिया जाए और कह दिया जाए कि सबको देना, तो वो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जितना भी सबको हो सकता है, 2-2, 3-3, 4-4, जिस हिसाब से परिवार हैं उस हिसाब से वो बांट देगी। तो वही है, शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपके ग्रामीण व्यवस्था में भी सामाजिक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। आपने कई स्तर पर सामाजिक संगठन देखे होंगे। शहरी विनिर्माताओं के लिए अगला जो मुख्य बिंदु है, शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। उनके लिए भंडारण के लिए संगठित संगठन का होना बहुत ज़रूरी है, उनके भंडारण और व्यापार के लिए। मान लीजिए कहीं से 100 क्विंटल कांसा चला आया, तो अब उसका भंडारण ही नहीं होगा, तो जितने लोग होंगे, चूँकि उस समय कांसा एक महत्वपूर्ण और महंगी धातु थी, तो जो भी होंगे वो सब क्या करेंगे? उस पर लूटपाट कर देंगे, लेकिन जब एक संगठित संगठन रहेगा, उसका उचित रख रखाव करेगा, उसका व्यापार करेगा, तो जिसको जितना ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से उसको देगा और उसके बदले कुछ लेगा। आगे देखिए, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे जितने भी परिपूर्ण क्यों ना रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। ये बिंदु मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बताया। तो कांसे का इस्तेमाल चूँकि होता था,
तो हम समझ सकते हैं कांसे के इस्तेमाल का तात्पर्य कि धातुएं या वस्तुएं दूर से मंगाई जाती हैं। कांसे के इस्तेमाल का तात्पर्य था, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, चूँकि वहाँ धातुएं तो होती नहीं थी, खाद्य वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में होती थी, तो कांसे के इस्तेमाल का प्रयोग हम क्या समझें? आपके यहाँ गेहूँ नहीं होता है और आप रोटी खाने के ही आदी हैं, तो हम इसका क्या समझें अर्थ? जाहिर सी बात है आप गेहूँ कहीं ना कहीं से मंगाते हैं। जब आप गेहूँ कहीं ना कहीं से मंगाते हैं तो उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ देते होंगे, या तो आप इस समय तो मूल्य देते हैं अर्थात पैसा देते हैं। अभी भी बहुत जगहों पर या पुराने ज़माने में क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, अर्थात मेरे यहाँ गेहूँ पैदा है तो 4 किलो आप गेहूँ ले लीजिए, आपके यहाँ चावल पैदा है तो मैं 4 किलो आपसे चावल ले लूँगा, आप ले लीजिए मुझे दे दीजिए, ये वस्तु विनिमय हो गया। अभी भी आप देखते होंगे किसी के यहाँ गेहूँ और किसी के यहाँ जौ पैदा हुआ है तो आप गेहूँ दे करके जौ ले लेते हैं या जौ दे करके गेहूँ ले लेते हैं, या फिर इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ये वस्तु विनिमय है। वस्तु विनिमय का बहुत पुराना तरीका है, सिंधु घाटी और सुमेरियन सभ्यता से चला आ रहा है और अभी तक यह प्रचलित है। तो उसी प्रकार चूँकि कांसा अर्थात खनिज तो वहाँ था नहीं, धातुएं मेसोपोटामिया की सभ्यता में थी नहीं। जब धातुएं मेसोपोटामिया की सभ्यता में थी नहीं और उसका इस्तेमाल होता था तो जाहिर सी बात है वस्तुएं दूर से मंगाई जाती थी, जाहिर सी बात है वस्तुएं दूर से मंगाई जाती थी। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजारों, मोहरों व आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। चूँकि दक्षिण का भाग क्या था, रेगिस्तान था, आपने इसके पहले जाना, दक्षिण का भाग रेगिस्तान था, वहाँ औजारों, मोहरों, आभूषणों को बनाने के लिए रंगीन पत्थरों और खनिजों की कमी थी। और आप एक चीज़ जानिए, चूँकि इराक में खजूर और पोपलार के लकड़ियाँ पाई जाती हैं, इसके पेड़ पाए जाते हैं। खजूर और पोपलार की जो लकड़ियाँ हैं, इनसे तो आप अच्छी गाड़ियाँ भी नहीं बना सकते, ना ही अच्छे पहिए बना सकते हैं, ना ही अच्छी नाव बना सकते हैं। अर्थात यातायात के लिए, मालों की आवाजाही के लिए, माल ढुलाई के लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। इसके लिए भी ये लकड़ियाँ और अन्य चीज़ दूसरी जगह से मंगाते थे, दूसरी सभ्यताओं खासकर ईरान और मिस्र से मंगाते थे। तो औजार, पात्र व गहनों को बनाने के लिए कोई धातु भी इनके यहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो मेसोपोटामिया के लोग प्राचीन काल में लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान से मंगवाते थे। मेसोपोटामिया के लोग प्राचीन काल में लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान से मंगवाते थे तथा उसके बदले कुछ ना कुछ उन्हें खाद्य उत्पादन का हिस्सा अर्थात कृषि जन्य उत्पाद उन्हें भेजते थे, भारी मात्रा में निर्यात करते थे। चूँकि ये चीज़ें जो है जस्ता और कांसा, ये महंगी चीज़ें हैं, इनको अगर हम 1 किलो लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें 10 किलो या 100 किलो गेहूँ देना होगा। इसके लिए हमें 100 किलो गेहूँ देना होगा। अब 1 किलो के बदले 1 किलो गेहूँ तो हम नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मूल्यवान हैं, मूल्यवान वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होती है। तो मेसोपोटामिया के लोग तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी इत्यादि चीज़ें तुर्की और ईरान से मंगवाते थे और इसके बदले उन्हें कृषि जन्य उत्पाद भारी मात्रा में निर्यात करते थे। भारी मात्रा में का अर्थ है अत्यधिक। जैसे 100 किलो उन्होंने अगर तांबा मंगवाया तो 1000 किलो वो कृषि जन्य उत्पाद उनको भेजते थे, उनको देते थे। क्योंकि उनके यहाँ लकड़ी भी पर्याप्त अच्छी नहीं थी, पोपलार और इराकी खजूर की लकड़ी थी, उससे ना ही नाव बन सकती है और ना ही अच्छी गाड़ियाँ और ना ही गाड़ियों के चक्के, तो इसलिए लकड़ियों को भी आयातित करते थे, लकड़ियों को भी मंगवाते थे, उसके बदले भी ये कृषि जन्य उत्पाद निर्यात करते थे। आगे देखिए, शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। चूँकि परिवहन की व्यवस्था इनके यहाँ थी नहीं, एक शहर से दूसरे शहर के लिए
नदियाँ और नहरों का ये इस्तेमाल करते थे, चूँकि ये नदियाँ कई भागों में रेगिस्तान में जाकर बढ़ जाती थी और इधर अक्कद और सुमेर दो प्रमुख नगर शुरुआती दिनों में हुए, बाद में बेबीलोनिया हुआ। तो यहाँ एक नगर से दूसरे नगर यात्रा करने के लिए ये जल मार्ग का उपयोग करते थे, जल मार्ग के द्वारा जाते थे। और जल मार्ग जब आप पहुँच जाते थे, जैसे ये मान लीजिए भूमि है, भूमि पर पहुँच गए तो गलियाँ कुछ सकरी होती थी और एक जगह जाकर बंद होती थी। गलियाँ कुछ सकरी होती थी और एक जगह जाकर बंद होती थी, तो उसके लिए वो गधे अथवा खच्चर का इस्तेमाल करते थे माल ढुलाई के लिए। गधे अथवा खच्चर का इस्तेमाल करते थे। पुराने मेसोपोटामिया में नहरें और प्राकृतिक जल धाराएँ, जैसा कि मैंने बताया, पुराने मेसोपोटामिया में नहरें और प्राकृतिक जल धाराएँ छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। पुराने ज़माने में माल के परिवहन का अच्छा मार्ग कौन थी? ये प्राकृतिक जल धाराएँ और नहरें। चाहे छोटा नगर हो बड़ा नगर हो, सबके बीच वे एक अच्छा कार्य करती थी यातायात का, जल परिवहन का। तो हमने जाना कि हमारा जैसा टॉपिक था शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण के महत्व में शहर के लोग के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, वो किस पर निर्भर होते हैं इन बारे में जाना। इराकी सभ्यता में अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता में किन चीज़ों की कमी थी और वे कहाँ से मंगवाते थे। जैसा आपके लिए अगर प्रश्न यहाँ पे दूँ, आखिरी में आपके लिए प्रश्न है कि वे तांबा, सोना, चांदी, रांगा, सीपी और लकड़ियाँ कहाँ से मंगवाते थे। ये आपके लिए प्रश्न है, एक शब्द में इसका उत्तर है, आप इसे दीजिएगा। तो आज हम लोगों ने ये सब सीखा, शेष इसके आगे हम सीखेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।